हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं या अभी 9th में होंगे, उन सभी के लिए वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी है, हिंदी का 2 बुक है, एक गोधुली है, दूसरा है वर्णिका। तो इसमें हम बात करेंगे जो वर्णिका है ना उसकी पूरी चैप्टर्स का पूरा डिटेल हम करने वाले हैं इस वीडियो में मेरे भाई। हर एक जो चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, पांचों चैप्टर्स का पूरा कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से पूछते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न कहां से पूछते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, सभी को हम डिटेल करेंगे। पहला जो आता है दही वाली मगम्बा, दूसरा है ढालते विश्वास, और तीसरा जो चैप्टर आता है मां आता है, और चौथा है नगर, और पांचवा है कि धरती कब तक घूमेगी। ये जो पांचों चैप्टर्स है ना, पूरा आपको मैराथन क्लास, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये पांचों जो चैप्टर्स है ना इसका पूरा कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से प्रश्न पूछते हैं मेरे भाई, कैसा प्रश्न आता है और कौन सा प्रश्न आपको 2023 में प्रश्न आएगा इसमें से, इस पांचों चैप्टर में से, उसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। आप उसको अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, उसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको प्रिपरेशन करेंगे मेरे भाई। मैं आपको गारंटी देता हूं ना, जो ये पांचों चैप्टर्स में बता रहा हूं ना, इसमें जितने हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे उसमें सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये मेरा गारंटी है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहने से आपको बेनिफिट बहुत होने वाला है। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के विद्यार्थी, उन सभी के लिए हम बेहतर से बेहतर इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे मेरे भाई, जो आपके एग्जाम पर्पज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई। तो चलते हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपको बारी बारी से हर एक जो चैप्टर्स है सबका आपको डिटेल हम करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपको पूरा डिटेल करने वाले हैं। इसमें हम जो डिटेल करने वाले हैं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो हिंदी जो है ना वर्णिका क्लास 10th का, उसकी जो पांचों चैप्टर्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पांचों चैप्टर का पूरा डिटेल हम करने वाले हैं आपको। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही रहा है। और जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं जो विद्यार्थी, उन सभी के लिए इसमें क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपके 2023 के लिए, उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज करते चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। तो चलिए पहले तो हम समझते हैं इसके लेखक के नाम। पहला जो है दही वाली मगम्बा, यह एक कन्नड़ कहानी है। आपसे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछते हैं कि दही वाली मगम्बा एक कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। तो इसके लेखक का क्या नाम है, तो श्रीनिवास जी इसके लेखक का नाम है। फिर दूसरा है ढहते विश्वास, कैसी कहानी है, तो उड़िया कहानी है। ढहते विश्वास यानी विश्वास उसका क्या हो रहा है, तो ढह रहा है, विश्वास उठ रहा है। कौन से है ये, किस यानी कैसी कहानी है, तो उड़िया कहानी है। और जिसके लेखक है सात कोड़ी होता है। फिर है 3 नंबर में आता है मां, यानी एक गुजराती कहानी है और जिसके लेखक है ईश्वर पेटलिकर है। 4 नंबर में आता है नगर एक तमिल कहानी है और जिसके लेखक है सुजाता जी है। और 5 नंबर में आता है धरती कब तक घूमेगी, बहुत ही बेहतर कहानी है मेरे भाई, जिसके यह एक राजस्थानी कहानी और इसके लेखक का नाम है क्या है, सावर दैया। तो जो पांचों चैप्टर है सबको हम बारी बारी से समझते चलेंगे, पूरा डिटेल करते चलेंगे। आपको यह जो बुक है ना वर्णिका, इसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो रहा है। बुक पढ़िए नहीं पढ़िए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं ना, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई। आपके एग्जाम के व्यूज से आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, किसी नॉलेज को ज्यादा बढ़ाने के लिए, किसी जो सब्जेक्ट हो या किसी चैप्टर्स उसका डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वही मैं आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पूरा डीपली से डीपली नॉलेज पूरा गहराई तक लेकर चलेंगे, जो आपको पूरा समझ में आएगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग पहला नंबर जो आता है दही वाली मगम्बा, यह एक कन्नड़ कहानी है। पहले इसके कुछ लेखक के बारे में हम समझते हैं। लेखक का नाम है श्रीनिवास, ठीक है, लेखक है श्रीनिवास। और लेखक का जो है ना उसका पूरा नाम क्या है, तो लेखक का पूरा नाम है मास्टर वेंकटेश अयंगार, इसके लेखक का पूरा नाम है। और इसका जो जन्म तिथि है 6 जून 1891। जन्म तिथि तो जरूर याद कीजिएगा। आपका रहेगा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु कब हुआ था, तो 6 जून 1886 में इसका मृत्यु हुआ था। इससे जो है ना, इससे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेते, इतना ही से लेखक के बारे में जो होता है ना, इसी से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है। इससे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। फिर इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका आता है, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है,
तो जो दही वाली मगम्मा है इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वी.आर. नारायण जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आ रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस साल के लिए और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग अक्सर देहाती भाषा में, गांव देहात में इस चीज को हम लोग क्या करते हैं तो देखते रहते हैं। क्या है? मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? जो मगम्मा है उसकी बहू के साथ अपने किस बात को लेकर विवाद था उसी के बारे में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। ये सत्य बात है। हमारी घर की बात हो, आपकी घर की बात हो, किसी की घर की बात हो, यानी क्या होता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। सास अपने बेटे पर से हक नहीं छोड़ना चाहती। जो सास है अपने जो बेटे पर से हक छोड़ना नहीं चाहती है तो बहू भी अपने पति पर हक जमाना चाहती। भैया इसमें तो बेचारा ये पिस कर रह जाता है, यानी बेटा, यानी जो उसकी माँ है उस पर हक छोड़ना चाहती नहीं है और उसकी जो पत्नी है उस पर भी हक जमाना चाहती है। मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी कारणवश पीट रही थी। यानी अगर जे माँ अपने बेटे को पीटे दादी के सामने या दादा के सामने तो उसकी खैर नहीं है, ये तो होता ही है। वही कह रहा है कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी कारणवश पीट रही है तो मगम्मा ने मना किया। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बालक को क्यों पीट रही है, यानी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो नजम्मा ने बोली मैं अपने बेटे को पीटती हूँ, आपको क्या होता है? यानी यहाँ पे जो बहू है सास से कुछ इधर उधर की बातें करने लगती है, यानी कह रहा है कि मैं अपने बेटे को पीट रहा हूँ, आपको क्या होता है, कोई दिक्कत है क्या? तो दोनों में बहस शुरू हो गई। तो दोनों में क्या हो जाता है? तो बहस शुरू हो जाती है और इसी बात को लेकर मगम्मा को अपनी बहू के साथ विवाद हो जाता है। ये बात सत्य है। फिर से इसकी आंसर को समझेंगे मेरे भाई। यह बात सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। जो सास है अपने बेटे पर से हक जमाती है और बहू भी अपने पति पर क्या कहती है? हक जमाना चाहती है। ये बात तो सत्य है। मगम्मा की बहू जो नजम्मा है किसी कारण बस अपने बेटे को खूब पिटाई कर रही थी तो उसकी सास ने उसको मना किया, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बालक को क्यों पीट रही है? तो बहू ने बोला कि मैं अपने बच्चे को पीटती हूँ, आपको क्या होता है? यही मेन होता है झगड़े का, विवाद यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें बहस शुरू हो गया, दोनों में क्या होता है तो विवाद शुरू हो गया था। फिर अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है इस बार के लिए 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? जो रंगप्पा है वह कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगप्पा मगम्मा के गांव के एक शौकीन मिजाज का पियक्कर और जुआरी था। जो रंगप्पा है वो मगम्मा के गांव का ही शौकीन मिजाज का पियक्कर और जुआरी था। वह कुछ दिनों से तकलीफ में था जिसके कारण वह मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ कौन सा संबंध बनाना चाहता? शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। फिर से समझ लीजिएगा कि जो रंगप्पा है मगम्मा के गांव का एक पियक्कर जुआरी शौकीन मिजाज का लड़का था। वो कुछ दिनों से तकलीफ में था और जिसके कारण वह मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना स्थापित करना चाहता था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? भैया झगड़ा तो हो चुका है, युद्ध तो छिड़ चुकी है, लेकिन उसका कोई निचोड़ तो हो। उसका निचोड़ वही क्या कहते हैं पासा काम देता है, बच्चा काम देता है उसी झगड़ा को सुलझाने में। कैसे देता है उसको समझेंगे। बहू नजम्मा ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया और अपने बेटे को बताया कि तू अपने दादी के पास जा, दादी तुम्हें मिठाइयाँ देगी। बच्चा दादी के पास जाना चाहता था। बच्चा भी, यानी माँ बोली कि जा तू अपने दादी के पास, दादी मिठाइयाँ देगी, और बच्चा ही भैया मिठाइयाँ खाने के लिए वो तो दादी के पास जाना चाहेगा ही। ठीक है, बच्चा तैयार हो गया और वह बोली मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो मेरे पास नहीं आना। जो माँ है अपने बच्चे को सिखा रही है कि अगर मैं तुम्हें बुलाती हूँ तो तुम मेरे पास नहीं आना, और दादी से बोलना मैं तुम्हारे पास रहूंगा, माँ के पास नहीं रहूंगा। यही तरीका बहू ने सास को मनाने के लिए अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा। इसको ही आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इस जो चैप्टर है ना फर्स्ट वाला, इसका लगभग हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आता है कहानी, यानी इस कहानी यानी मगम्मा का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। इसका कथावाचक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है और इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। उनका देहावसान हो चुका है। लेखक जो मर चुके हैं वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। जो कन्नड़ साहित्य जो होता है वहाँ के प्रसिद्ध रचनाकार में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार
और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनको प्राप्त है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी थे। फिर अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मंगम्मा कैसी थी उसका चरित्र चित्रण कीजिएगा। तो चलिए इसको समझते चलते हैं। मंगम्मा एक दही बेचने वाली एक विधवा औरत थी। जो मंगम्मा है दही बेचने वाली एक विधवा औरत थी। मंगम्मा वर्षों से बाड़ी से दही दिया करती थी। अब बाड़ी क्या होता है, यहाँ पे आप लोग प्रश्न पूछते हो कि सर बाड़ी क्या होता है, तो बाड़ी क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि हम लोग देहाती में दूध लेते हैं बगल से या जो ग्वाड़िया आता है उससे हम दूध लेते हैं, तो महीने भर में पूरा दूध देता है और महीने के लास्ट में जो पैसा ले आता है ना इकट्ठा करके, उसी को बाड़ी बोला जाता है। बेंगलुरु जो शहर है वहाँ पे उसको बाड़ी बोला जाता है। ठीक है, वह बेंगलुरु शहर में प्रतिदिन दही बेचने जाया करती थी। उस रास्ते में सबसे पहले माजी का घर आता था। ठीक है, सबसे पहले वह दही वहीं दिया करती थी। मंगम्मा के परिवार में एक बेटे, बहू और एक पोता था। मंगम्मा अपने बहू को साल में एक गहना गढ़वा दिया करती थी। जो मंगम्मा जो दही से जो बेनिफिट उसको होता था, उससे जो कुछ पैसे बचते थे उससे अपने बहू के लिए साल में एक गहना वह क्या करती थी, तो बनवा देती थी, गढ़वा देती थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन आता है, कहानी का सारांश लिखिए। यानी दही वाली जो मंगम्मा है इस कहानी का सारांश आपको लिखना है। चलिए इसको हम समझते चलेंगे हैं। मंगम्मा एक दही बेचने वाली विधवा औरत थी। वो बाड़ी से दही बेचा करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू, एक पोता था। वो बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। इस कहानी में एक माजी है। जो इस कहानी आता है और इसमें एक माजी आती है जिससे मंगम्मा अपना दुख दर्द बताया करती थी। जो मंगम्मा है अपना दुख दर्द किसको बताया करती थी, तो माजी को बताया करती थी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देते हैं आपको। उसको किसी कारणवश अपने बहू से विवाद हो गया था। उसके गांव में एक रंगप्पा नाम का एक जुआरी रहता था जो मंगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता था। यह बात मंगम्मा की बहू नजम्मा को पता चला और वह रंगप्पा को कुछ कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। तो उसकी बहू ने अपने बेटे को भला फुसला कर दादी के पास भेज दिया। फिर जाकर बोलती है को, क्यों आप मुझसे गुस्सा हो माजी, आज से दही बेचने का काम मैं कर लूंगी और आप खाना बनाकर महारानी की तरह घर में बैठे और सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इस तरह की बात जो नजम्मा है अपनी बहू के साथ अपनी सास को मंगम्मा को बोलती है। जो पहला नंबर जो चैप्टर्स है वो आपका हो गया। 6 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर पूरा एकदम डिफाइन कर दिया हूँ। बुक का जो 6 प्रश्न है सबको यहाँ पे पूरा डिटेल मैं कर दिया हूँ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर मेरे भाई बताते रहिए, क्योंकि ये मैराथन क्लास आपको चल रहा है। बहुत बेहतर क्लास है। पूरी चैप्टर्स को हम पूरा एकदम डिफाइन करते चलेंगे। पूरा एक चैप्टर्स तो यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। फिर दूसरा चैप्टर आता है ढहते विश्वास, यानी विश्वास जो है उसका ढह रहा है। यह एक उड़िया कहानी है। ठीक है, पहले इसके लेखक को समझते हैं। इसका लेखक का नाम क्या है, सात कोड़ी होता। नाम भी अजब है, सात कोड़ी होता। और जन्म है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और जन्म स्थान मयूरभंज उड़िया, यानी उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, मयूरभंज में। कह रहा है इस कहानी का अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ढहते विश्वास कहानी को हिंदी में अनुवादक किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते चलते हैं हम लोग। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया। आपके बोर्ड एग्जाम के 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपके लिए मेरे भाई। इस प्रश्न को आप पूरा अच्छी प्रकार से समझेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई। चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका है। एक नायिका है, जैसे होता है ना कोई फिल्म चलता है उसमें एक हीरो और एक हीरोइन होता है, वही कह रहा है कि यह एक फिल्म चल रहा है जो ढहते विश्वास एक फिल्म के नाम से। इसको हम समझते हैं, जो आपको पूरा डिटेल कर दूंगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ जाएगा। फिल्म जिसकी नायिका है, जो हीरोइन एक तरह से होती है ना नायिका, वो कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी फिर से समझेंगे कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक नायिका है। उसके पति का नाम क्या है, लक्ष्मण है। उसके पति लक्ष्मण की कमाई से, यानी उसके जो पति है लक्ष्मण, उसकी कमाई से उसके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने ही गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कर काम करती थी और उससे जो आमदनी होता था उससे अपना परिवार चलाती थी। यानी लक्ष्मी जो थी बहुत साहसी औरत थी। यानी कह रहा है कि फिर से समझेंगे इसका आंसर कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख नायिका है। उसके पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछते हैं कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। ठीक है, और उसके जो पति है लक्ष्मण जो काम करता था उससे कुछ पैसे उतना नहीं मिलता था उसका तनख्वाह, जिससे उसके घर का भरण पोषण सही ढंग से नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने ही गांव के एक तहसीलदार, यानी जो थोड़ा धनी मनी व्यक्ति होता है, साहब जी होते हैं, उसके यहाँ छिटपुट कर काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण वह करती थी। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है
कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। चलिए इसका आंसर समझते हैं। उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। ये बात सत्य है कि उड़ीसा में जो है हमेशा बाढ़ और सूखा आते रहता है। इस कहानी में बताया जा रहा है कि सूखा के कारण उड़ीसा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि उड़ीसा में रहने वाले हर एक व्यक्तियों की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वहाँ के लोग अपने खेतों में धान की बुआई किए हुए थे, वह धूप के कारण जलकर सुहा हो गया था। वहाँ के जो लोग हैं अपने खेत में धान की बुआई किए हुए थे, जो धूप के कारण जलकर सुहा हो गया था। जो कुछ बचा भी था वो लोग वर्षा का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अनवरत बारिश शुरू हो जाता है। खूब मूसलाधार बारिश हो जाती है और उड़ीसा में बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है और बाढ़ आने पर वहाँ के लोगों का जनजीवन समाप्त हो जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत किए। तो प्रस्तुत कहानी में आए बाढ़ का चित्र बड़ा ही विकराल है। जो प्रस्तुत कहानी में जो बाढ़ आता है उसका चित्र बहुत ही विकराल है। ठीक है, लगातार बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों को बाढ़ आने की पूरी संभावना थी। यानी वहाँ बाढ़ आने की लगातार जो अनवरत बारिश हो रही थी तो वहाँ बाढ़ आने की संभावना पूरी हो गई थी। लक्ष्मी के घर के निकट एक दलई बांध है जो पूरे राज्य के पानी को नहीं रोक सकती थी और चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके घर के निकट एक दलई बांध है जो पूरे राज्य के पानी को वो नहीं रोक सकता था। ठीक है, और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। उस गांव में एक टीला है, वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर यानी कुछ लोग दहकर मर जाते हैं तो कुछ लोग अपनी बीवी बच्चे के खोज में लगे रहते हैं, जिसमें लक्ष्मी के चारों बच्चे दहकर मर जाते हैं। लक्ष्मी के जो 4 बच्चे थे वह दहकर मर जाते हैं। ऐसे दृश्य देखने के बाद लोग भगवान को याद करते हैं। कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है तो वहाँ के लोगों को भगवान से विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम ढाते विश्वास भी रखा गया है मेरे भाई। फिर 4 नंबर इसका क्वेश्चन आता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। जो कहानी के शीर्षक के जो है ढाते विश्वास, वह सार्थकता कहाँ तक सही है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, मैं आपको पूरा डिटेल करते चलूंगा, हमारे साथ बने रहेंगे आप। पूरा बेहतर तरीका से मैं आपको पूरा कंसेप्ट दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएंगे। बुक पढ़ने का कोई झंझट नहीं रहेगा। कोई बाहरी नॉलेज के लिए इसमें आपको पूरा डिटेल हम कर दे रहा हूं, जो आपको पूरा से पूरा यहाँ पे ये वीडियो को पूरा अगर देखते हो तो आपके जितने वर्णिका से जितने प्रश्न पूछते हैं सही प्रश्न आपसे और एकदम आराम से बन पाएंगे। आराम से आप समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता सार्थक है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है यानी मुख्य नायिका है, वो भगवान पर अटूट विश्वास करती है, बहुत विश्वास करती है। लेकिन भगवान सहायता नहीं करते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी के घर बार सब लूट जाता है, जिसके कारण भगवान पर सभी लोगों का विश्वास भी उठ जाता है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। जो लक्ष्मी है उसके व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास की एक प्रमुख नायिका है। वो उड़ीसा के लोगों को एक समान दृष्टि से देखती है। बात सही है, वो एक बहुत अच्छी औरत थी लक्ष्मी और नायिका थी ढाते विश्वास की, और उड़ीसा के जितने लोगों हैं सबको एक समान दृष्टि से देखा करती थी। वो अपने बड़े लड़के अच्युत को बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था। वो अपने बारे में नहीं, सभी के अच्छाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, जिससे उड़ीसा बाढ़ की चपेट से बच सके। फिर अगला 6 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या है, बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसको लिखो। यानी अब बिहार के बारे में है तो आप लोग इसका आंसर भी खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे हम लोग। क्या है, कह रहा है कि बिहार भी बाढ़ और सूखा के प्रकोप से अछूता नहीं है, यानी बचा हुआ नहीं है। जो बिहार है बाढ़ और सूखा के प्रकोप से कभी बचा नहीं है। यहाँ भी नदियां बरसात में उफान पर, यानी यहाँ भी नदियां बरसात में उफान का रूप ले लेती हैं। ठीक है, कम वर्षा में भी नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ की नदियां बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। यहाँ की जो नदियां सब है ना वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। ये बात सत्य है, प्रत्येक वर्ष जो बिहार की कुछ जो क्षेत्र है, कुछ जिले है जो बाढ़ की चपेट से बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान और जान माल की हानि होती है। वही दूसरी तरफ कई जिलों सूखा से प्रभावित है। कुछ बिहार के ऐसे जिले हैं जहाँ पूरा सूखा पड़ जाता है। इस कारण से बिहार के लोगों का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इन परिस्थितियों में बिहार के लोग काफ़ी दिक्कतों का झेलना पड़ती है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 7 नंबर, ढाते विश्वास कहानी का सारांश लिखिए। जो कोई भी जो चैप्टर्स है उसका सारांश अगर लिखने के लिए तो आप खुद से भी लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल कर देता हूँ जो आप लिख लीजिएंगे।
ढते विश्वास, कोई भी किसी का भी सारांश लिखना हो तो पहले उस शीर्षक का नाम लिखेंगे और उसके लेखक का नाम। इन ढते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सातकोरी होता जी है। इस कहानी में लेखक का मानवीय मूल्यों को सफल अंकन किया है। इस कहानी के प्रमुख नायिका लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के कितने संतान थे? 4, 2 लड़का और 2 लड़की। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके जो कुछ पैसे भेजता था उससे उसके घर का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण लक्ष्मी अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कर काम करके परिवार का किसी तरह भरण पोषण सही ढंग से करती थी। बाढ़ और सूखा से आई समस्या लक्ष्मी के गांव के लोगों को काफी परेशान है। ये जो आपका सेकेंड नंबर जो चैप्टर्स है आपको यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। किसी का सारांश लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, जो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर अगला नंबर हम चलते हैं थर्ड नंबर चैप्टर्स माँ। ये एक गुजराती कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि माँ कहानी कैसी है, तो एक गुजराती कहानी है और इसके लेखक का नाम पहले समझ लेते हैं। ईश्वर पैटलीकर है इसके लेखक का नाम और जन्म है 9 मई 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान है पेटली गाँव के पेटलाद। इसका गाँव ही बहुत अजीब ही नाम है। पेटली गाँव के पेटलाद गुजरात में है, जिसका मृत्यु है 22 नवंबर 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध जो कहानियां उसको समझ लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां खून की सगाई, लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। आपसे पूछे जाएंगे खून की सगाई किसकी रचना है, तो ईश्वर पैटलीकर की। ईश्वर पैटलीकर की सबसे लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है, तो काला पानी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका हो रहा है। फिर आता है इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर जी ने है। यानी माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर जी है। और इससे जुड़ी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको हम आपको यहाँ पे डिटेल करते चलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बुक की हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे पूरा डिटेल कर दे रहे हैं, जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप बने रहेंगे, पूरा डिटेल आपको मिलेगी। बहुत बेहतर कहानी है ये सब, जो 5 चैप्टर्स है वर्णिका की, बहुत ही आराम से कहानी आपको समझ में आएगी। और इसका क्वेश्चन आंसर तो रटने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। माँ कहानी के लेखक क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। यानी माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो माँ कहानी के लेखक का नाम है ईश्वर पैटलीकर, वे गुजरात के रहने वाले हैं। ये से 1-2 क्वेश्चन जो मैं खुद से ऐड किया हूँ आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, मंगू को कौन सी बीमारी थी, क्या मंगू ठीक हो पाई। मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई। जो मंगू थी वो जन्म से पागल और गूंगी थी, अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी उसकी जो बीमारियां है वो ठीक नहीं हो पाई थी। फिर अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आता है, मंगू के प्रति माँ, परिवार और अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है अपने शब्दों में बताना है। जो मंगू है, पागल जो मंगू है, गूंगी मंगू है, उसके माँ और अन्य परिवार के प्रति क्या उसकी व्यवहार आती है, उसमें जो फर्क होता है उसको हमको यहाँ पे बतानी है, वर्णन करनी है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको। मंगू जन्मजात पागल और मूक थी। मूक का मतलब कि गूंगी थी, जन्मजात पागल, मूक का मतलब गूंगी थी, ठीक है। फिर भी माँ का जो व्यवहार होता है ना वात्सल्यपूर्ण होता है, वात्सल्यपूर्ण यानी एकदम निष्ठा भाव से, कोई उसमें लोभ कोई अति नहीं है, एकदम प्यार से अपने बेटे को सेवा करती है माँ, बेटा हो या बेटी हो। वह उसे टट्टी पेशाब कराती, खाना खिलाती और साथ सुलाती थी। उसकी माँ का जो प्यार होता है ना अजीब होता है दोस्त, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो उसे टट्टी पेशाब कराती थी, खाना खिलाती थी और अपने साथ वह सुलाती थी। किंतु भाभिया उससे घृणा करती थी। जो भाभिया जो होती ना उसकी, उससे घृणा करती थी। बहन कहती थी माँ का लाड़ प्यार ने उसे अधिक पागल बना दिया। जो बहन भी थी वह कहती थी कि माँ का जो लाड़ प्यार है इस मंगू को है ना पागल बना दिया हुआ है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यारयुक्त नहीं था। यही होती है माँ, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है मेरे भाई। इसको पूरा सही से समझेंगे ना आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 2-3 क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती, विचार कीजिए। देखिए माँ का प्यार बहुत अटूट होता है, वह किसी पर विश्वास नहीं करती। अपने औलाद को अगर सही रखने के लिए कहाँ पे सही होगा उसको समझने के लिए इस क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक जो है ना एक देहाती कहानी को अपने बिहार के सभी वर्ग को, मध्यवर्गीयों को यह उजागर करने की, सबको शिक्षा देने वाला यह एक कहानी है, माँ कहानी, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखेंगे, अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके आंसर को। मंगू जन्म से गूंगी और पागल थी, ठीक है, इसलिए माँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। उसकी जो माँ है वो जन्म से कोई बच्चा पागल रहता है तो माँ
उसको हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। यदि कोई उस अस्पताल में भर्ती कराने की राय देता तो वह यह कहकर इनकार कर देती। क्या कहती थी माँ? कहती कि अस्पताल में भर्ती कराना यानी गौशाले में अपंग जानवरों की तरह भर्ती कराना है। उसकी माँ कहती थी, मंगू की माँ जो है वो कहती थी लोग जब कहते थे कि इसको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, ये सही हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि नहीं, अस्पताल में भर्ती कराने कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि गौशालों में अपंग जानवरों की तरह, जैसे अपंग जानवरों को कैसे रखते हैं उसी तरह हमारे बच्चों को भी उसमें रखा जाएगा, क्योंकि माँ जैसी सेवा कोई नहीं कर सकती। ये बात तो एकदम बिल्कुल राइट है मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख। जो कुसुम है उसके पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखी। यानी जो कुसुम है वो उसके पागलपन में जब सुधार हो जाती है तो उसके परिवार वाले, घर वाले, आसपास की जो है उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है अपने शब्दों में उसको समझानी है। कुसुम के पागलपन में सुधार देख माँ की इच्छा जागरूक हो गई। जब देखता है कि कोई बच्ची अगर से पागल हुआ ठीक हो जाती है तो माँ भी सोचती है कि अरे मेरी भी बच्ची पागल है या बीमारी से है, वो भी अब ठीक हो जाएगी। इस तरह की आशा उसके मन में, उसके दिल में जगती है माँ के दिल में। तो वही वो सोचती है कुसुम के पागलपन में सुधार देख माँ के इच्छा जागरूक हो गई। यदि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देता हूँ तो शायद मंगू ठीक हो जाएगी। वो मन ही मन सोच रही है कि अगर हम मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं तो शायद मंगू ठीक हो जाएगी। और वहाँ के आसपास के लोग भी कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की राय उसको माँ को देती है। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 6 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो कहानी के शीर्षक है उसकी सार्थकता पर विचार करनी है। तो माँ कहानी शीर्षक की सार्थकता भी सार्थक है, क्योंकि पूरी कहानी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। जो ये पूरी कहानी जो है ना माँ के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में माँ अपनी बेटी मंगू को पागल और गूंगी है, यानी कहानी में माँ अपनी बेटी मंगू जो पागल और गूंगी है उसका विशेष ख्याल रखती है माँ। ठीक है, माँ का प्रेम निस्वार्थ निश्चल है, अतः निस्वार्थ भाव से सिर्फ माँ ही सेवा कर सकती है। निस्वार्थ भाव से कोई भी लोभ नहीं हो, सिर्फ उस तरह की सेवा कौन कर सकती है? तो माँ कर सकती है और कोई नहीं। इस तरह माँ शीर्षक कहानी की सार्थकता सार्थक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्या है? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील है, विचार करें। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, जो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है उसके कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील, और ये कर्मचारीगण हमेशा सुख दुख के साथ ही बने रहते हैं। मधुर व्यवहार कर रोगियों को सांत्वना प्रदान करता है। फिर अगला नंबर इसका क्वेश्चन आता है, माँ कहानी का सारांश लिखना है। ये जो कहानी है इसका सारांश, तो सारांश किस तरह से लिखा जाता है? पहले तो इसके शीर्षक का नाम हम लोग लिख लेंगे, इसका जो शीर्षक है से, और उसके लेखक का नाम, उसका जन्म, और क्या क्या इसका मेन जो पॉइंट है वही लिखना रहता है इस सारांश में। उसको आप लिख कर इसको अच्छी प्रकार से उस सारांश को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आता है 4 नंबर। जो चैप्टर आता है 4 नंबर चैप्टर क्या है? नगर है। चैप्टर का नाम है नगर, यानी यह एक तमिल कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नगर किस तरह की कहानी है, तो यह एक तमिल कहानी है और इसके लेखक का नाम क्या है? सुजाता है। वास्तविक नाम एस रंगराजन। ठीक है, सुजाता का जो वास्तविक नाम है क्या है? एस रंगराजन। और इनका जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था और इसका जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इस कहानी का हिंदी में अनुवादक किसने किया था? के.एल. जमुना ने किया था। के.एल. जमुना ने। फिर है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर? फर्स्ट आता है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट कीजिए। जो लेखक है सुजाता दी यानी एस रंगराजन, इस कहानी का नाम नगर ही क्यों रखा? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। क्या इसकी सार्थकता सार्थक है? स्पष्ट कीजिएगा। चलिए इसके आंसर को समझते चलते हैं। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसीलिए रखा है क्योंकि गांव में सही प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती। बात सत्य है, यानी लेखक जो है इस कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा है क्योंकि जो गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है किसी भी बीमारी को इलाज कराने के लिए, जिसके कारण बल्ली अमाल पपाती को इलाज के लिए शहर ले जाती है। जिसके कारण जो बल्ली अमाल है, माँ का नाम है, पपाती उसकी बेटी का नाम है, आगे आपको डिटेल हो जाएगा। ठीक है, उस शहर में ले जाती है। वहाँ बल्ली अमाल को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नगर रखा, जो क्या है तो वह सार्थक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? यहाँ से आपका डिटेल होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2023 वाले जो विद्यार्थी हैं ना
उनके लिए ये चैप्टर्स हैं, यह कहानी यानी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाती बल्ली अमाल की 12 वर्षीय पुत्री थी। जो बल्ली अमाल की जो 12 वर्षीय पुत्री पपाती थी, उसको तेज बुखार था, जिसके कारण गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने सलाह दी कि जल्दी से जल्दी शहर ले जाए, जिसके कारण बल्ली अमाल पपाती को शहर ले गई थी। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने को क्यों कहा, विचार करेंगे। तो बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ अस्पताल में यानी अपने छोटे अस्पताल में पपाती को भर्ती करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पपाती मेनिंजाइटिस बीमारी से ग्रसित रहती है। एक मेनिंजाइटिस बीमारी जो होता है उसी से पपाती जो है वह ग्रसित होती है रहती है, क्योंकि इसका इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो इलाज है मेनिंजाइटिस का इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता है। बड़े डॉक्टर जो इस इलाज की पढ़ाई कर विदेश से अभी अभी लौटे हैं, जो बड़े डॉक्टर साहब है जो इस इलाज के बारे में पढ़ाई करके विदेश से अभी अभी लौटे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। यानी बड़े डॉक्टर उसको आदेश दे देता है कि जाओ तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ, तब पर भी जो पपाती है वो अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हो पाती है, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो बड़े डॉक्टर्स के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में नहीं भर्ती हो पाती है, क्योंकि बल्ली अमाल एक विधवा औरत रहती है। जो उसकी माँ एक विधवा औरत है, उसको शहर की कोई नियमित कायदे कानून के बारे में कोई जानकारी उसको नहीं रहती है। उसे पता नहीं होता है कि उसे किस कमरे में भर्ती करना है। उसको यह भी मालूम नहीं होता है कि किस कमरे में, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा अस्पताल में आए हैं तो उसको मालूम ही नहीं रहता है कि कौन से कमरे में हमारी बच्ची को भर्ती करानी है, ठीक है। क्योंकि शहर में कोई किसी की सहायता नहीं करता। ये बात सत्य है कि जो शहर में है कोई किसी की सहायता हॉस्पिटल में नहीं करता है। जब उसे भर्ती कराने की बात आती है तो वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। जब वो भर्ती कराने जाती है, नहीं पपाती है, उसकी माँ जो भर्ती कराने जाती है तो वहाँ पे बोलता है कर्मचारी कि यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है, जिसके कारण पपाती भर्ती नहीं हो पाती है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बल्ली अमाल इस कहानी के प्रमुख पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है, ठीक है। देहाती वातावरण में रहने के कारण उसे किसी चीज की उचित ज्ञान नहीं थी। वह पुराने देहात की पुराने रिवाज की पली नाड़ी थी, यानी पुराने बहुत रीति रिवाज के पहले के ज़माने के जो रीति रिवाज है उसमें वो पली बड़ी थी। उससे अस्पताल का दौर और दवाइयों का गंध भी असह्य था, यानी दवाइयों की जो गंध है उसको एकदम हैरान बेचैन कर रही थी, एकदम दम घुट रहा था उसको। उसे गांव के अधकचरे झोला छाप वैद्य डॉक्टरे ओझा और देवी देवताओं की पर विश्वास था। यानी छोटा मोटा जो डॉक्टर होता है गांव देहात में होता है ना, झोला छाप जिसको कहते हैं, और यहाँ पे झाड़ फूक करने वाली जो देवी देवताओं को ऊपर जो विश्वास करते हैं ना, यानी देवी देवताओं पर विश्वास करना, वही शहर के वातावरण के अभिक्षण अशिक्षित और डरपोक प्राचीन नारी थी। फिर इसका कह रहा है कि इसका सारांश लिखना है। नगर कहानी का सारांश तो यह विद्यार्थी जो है स्वयं करेंगे। किस तरह से जो मैं आपको पिछले जो बताया हुआ चैप्टर उसमें आपको डिटेल में कर दिया था। फिर चलिए चैप्टर्स 5 चलते हैं, जो इस लास्ट चैप्टर चलते हैं वर्णिका का। पूरा मैराथन क्लास आपके लिए चल रहा है, मैं लगातार दे रहा हूँ आपके लिए, लगातार बना हुआ हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहेंगे, आपको पूरा डिटेल हम करते चल रहे हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम डिटेल कर दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर से अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए समझते हैं पहला क्या है, चैप्टर 5 क्या है। धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है और इसके लेखक है सावरदिया। जन्म इसका है 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। जन्म स्थान बीकानेर जो राजस्थान में पड़ता है मेरे भाई, और मृत्यु है 30 जुलाई 1992 में है। ये लास्ट चैप्टर है, इसकी कहानी को समझते चलेंगे। बहुत बेहतर कहानी है, यह एक देहाती भी कहानी है। क्या कर इस कहानी का राजस्थानी में हिंदी में अनुवाद स्वयं कहानीकार ने किया था, ठीक है। ये कहानी जो राजस्थानी है, धरती कब तक घूमेगी, आपसे पूछे जाएंगे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो स्वयं लेखक ने इसको हिंदी में रूपांतरण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। जो सीता है अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है। सीता 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ है। जो सीता थी वो 3 बेटे की, उसके बेटे 3 थे और बूढ़ी हो गई थी, एक विधवा औरत थी। उन्हीं फिर से समझेंगे कि सीता 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ है। उसके तीनों बेटे में माँ के खाने को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। माँ को खाने को लेकर आपस में झगड़ते थे। उसकी बहू ने भी
आपस में झगड़ते रहते थे। उसके 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी, लेकिन ताने सात उसको मिलती थी, इसलिए उसे अपने घर में घुटन महसूस होती थी। अगला क्वेश्चन है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे खुश हो जाते थे, लेकिन जबकि उसके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के कारण बताइए। चलिए देखिएगा, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ को खाने को लेकर बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। इसलिए खुश हो जाते थे कि दादी माँ बच्चे से अधिक लगाव रखती थी। किसी की भी दादी माँ हो, वो अपने पोते से, बच्चे बच्चियों से बहुत लगाव रखती है, ठीक है, जिसके कारण बच्चे खुश हो जाते थे। जबकि उनके माता पिता को दादी को खाने के लेकर चिंता सताने लगती थी और मन ही मन कहती थी कि अब 1 महीने की आफत आ पड़ी है, जिसके कारण उसके माता पिता नाखुश हो जाते थे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कहानी उसकी आंखों के आगे न, यानी इस समय उसके आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसके धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी। सब प्रसंग व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 में संकलित कहानी धरती कब तक घूमेगी पाठ से ली गई है, जिसके लेखक है सावरदिया जी। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताते हैं कि सीता अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। जो सीता है अपने घर को छोड़कर वह बाहर चली जाती है, उस समय उसके आंखों के सामने अंधेरा नहीं होता है और धरती बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है उसको, और न ही उसके धरती और आकाश के बीच कोई घुटन महसूस नहीं होती है। उसको घर में तो घुटन महसूस होती थी, लेकिन धरती और आकाश के बीच उसको कोई भी घुटन महसूस नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन आता है, सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता अपने 3 बेटे की असहाय और विवश मां है। जो सीता है अपने 3 बेटे की असहाय और एक विवश मां है, जो उनके लिए बोझ बन गई है। अपने बेटे के लिए वह बोझ बन गई थी। बेटे और बहू के दुत्कार उसके हृदय को चोटिल कर देता था। यानी बेटे और बहू उस तरह के उसको प्रताड़ित करते थे, जिसको उसका हृदय है ना, सीता की चोटिल हो गई थी हृदय। फिर भी वह कुछ नहीं कहती थी। सीता स्वाभिमानी थी, वह स्वाभिमानों की रक्षा करना भली भांति जानती थी। वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, पर बेटे से खर्च नहीं लेगी, इस तरह से वो सोचती थी। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करेंगे। क्योंकि धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक सार्थक है, ठीक है। सीता इस कहानी की प्रमुख नायिका यानी नायिका है। सीता के 3 बेटे हैं, जो माँ के बारी बारी से खाना खिलाते हैं और धरती के समान एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे में घूमती रहती है। यानी धरती के समान एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरे के घरे घर घूमती रहती है खाने के लिए। इससे स्पष्ट है कि इस कहानी की सार्थकता सार्थक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो इस कहानी की क्या है, धरती कब तक घूमेगी पाठ का सारांश लिखना है। जो सारांश आप लोग खुद से लिख लेंगे, जो आपको एक ही वीडियो में मैं आपको दे दिया हूँ। 5 जो चैप्टर्स होता है ना, 5 चैप्टर्स का निचोड़, और जो आपके एग्जाम के व्यूज से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सबको मैं आपको बता दूँ। यह भी आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सबको आपको यहाँ पे डिटेल कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन नंबर 4, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हो पाती। आपकी ये 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इससे पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए। अभी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सब क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको डिटेल कर दे रहा हूँ, जब आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बोर्ड एग्जाम को पास कर पाएंगे। ये जो चैप्टर्स है, यानी जो हिंदी है ना, हिंदी वर्णिका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको यहाँ पे डिटेल कर दिया हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। बहुत कम समय है, आपको पूरा डिटेल करके हम वीडियो, हर एक वीडियो को आपको दे रहे हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको डिटेल हम कर रहे हैं, क्योंकि वर्णिका का आपका यूट्यूब पर यह पहला वीडियो दे रहा हूं मैं। कोई भी यूट्यूबर अभी तक वीडियो नहीं डाला है जो जिसमें वर्णिका का 5 चैप्टर्स का एक ही वीडियो में पूरा निचोड़, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरा एकदम एक एक पहलू पर बात हम कर चुके हैं इसमें, इस वीडियो में, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो देखिए, आराम से इसकी जितने क्वेश्चन है सब आपसे बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर करेंगे। अगर जब फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी भी हमारे चैनल पर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।